हेलो दोस्तों, यस क्लासेस पॉइंट में मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आज हमारी कक्षा का पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का। हाँ, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि बेटा, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश बराबर क्या होता है बेटा? धारा गुना समय। वैद्युत आवेश यानी Q बराबर I/T। तो वैद्युत आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Q से, स्मॉल q से, धारा को स्मॉल I से और समय को T से। तो I बराबर धारा होता है, इसको कहीं में इसे कहीं से इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और T क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसकी विमा AT होती है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है वैद्युत आवेश बेटा? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो प्यारे बच्चों, अदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो वो क्या होता है बेटा? अदिश राशि होता है। तो वैद्युत आवेश कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है। वैद्युत राशि एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के प्रकार, अब क्या करेंगे हम? वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है बेटा? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? धनावेश। एक क्या होता है बेटा? ऋणावेश। धनावेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? प्लस, ये प्लस का चिन्ह से, और ऋणावेश को माइनस के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, इसकी कुछ हमारी ये गुण है। अगर हमारे दोनों आवेश प्लस प्लस है, अगर हमारे दोनों आवेशों का मान क्या है? प्लस प्लस का चार्ज है, तो क्या करेंगे बेटा? वे आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? उसमें प्रतिकर्षण होगा। अगर बेटा माइनस माइनस के, ये भी एक समान आवेश है, तो ये क्या करेंगे बेटा? ये भी प्रतिकर्षण करेगा। और जब हमारा एक आवेश प्लस का होगा और एक आवेश हमारा क्या होगा? तो माइनस का होगा, तो ये बेटा दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी कि इनके बीच में क्या होगा बेटा? आकर्षण होगा। इसी प्रकार पहले वाला माइनस है और दूसरे वाला प्लस है, तो ये भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आकर्षण। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आकर्षित करेंगे। अब प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसी भी परीक्षा के लिए, बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कूलाम का नियम। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? कूलाम का नियम। तो बेटा ये क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कूलाम का नियम कैसे, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं और क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये नियम क्या होता है बेटा? इस नियम के अनुसार, इस नियम में क्या होता है बेटा? इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें इसका क्या है बेटा? ये है, देखो इसकी फिगर देख लो। ये हमारा क्या आवेश है? ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बेटा?
स्मॉल आर है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम, इसका कैसे वर्णन करेंगे? तो बेटा देखते हैं। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निम्न होगा। तो बेटा मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, जो हमारा उत्पन्न वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा F अनुक्रमानुपाती एंड व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F व्युत्क्रमानुपाती एंड अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अथवा F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या हमारा एक कोस्टेंट है बेटा, क्या है हमारा K कोस्टेंट है। जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक या नियतांक होता है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, तब मात्रकों की SI पद्धति के लिए स्टैंडर्ड, SI को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया पद्धति के लिए प्रयोगों द्वारा K का मान 9 गुणा 10 की पावर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा प्राप्त? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। अतः वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, इतने न्यूटन होगा। ये क्या है बेटा? ये K का मान है। ये 9 गुणा 10 की पावर 9 क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? K का मान है। ये क्या है? K का मान है। प्राय K को, कैपिटल K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अतः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू अपॉन R2 का आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन होता है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तथा एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, अर्थात एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, तथा इसका मान 8.885 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि हो, तब बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। जहाँ K आवेशों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युत
शीलता है या आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 तथा अन्य सभी माध्यमों के लिए k का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। अतः आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर k प्रावैद्युतांक वाला माध्यम पर उनके बीच कार्यरत बल का 1/k गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 1/k गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/k गुना हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप या निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप या निरूपण। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या लेते हैं? कार्तीय तल लेते हैं। कार्तीय तल यानी कि एक्स एक्स और वाई एक्स पर क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। और उस पर क्या लेते हैं बेटा? दो बिंदु लेते हैं हमारे। क्या लेते हैं? ए और बी। ए बिंदु पर हमारा क्या होता है बेटा? Q1 आवेश, और बी बिंदु पर क्या होता है हमारा? Q2 आवेश। तो बेटा हमारा इसका बिंदु A या Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? R1 का वेक्टर, और Q2 आवेश Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा हमारा? R2 का वेक्टर। R2 का वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, हमारा बिंदु यानी कि बिंदु P यानी कि आवेश Q2 के कारण Q1 आवेश Q1 पर उत्पन्न वैद्युत बल क्या होगा बेटा? F12 का वेक्टर, F12 का वेक्टर। तथा इनके बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी क्या होगी? R21 का वेक्टर। क्या होगी प्यारे बच्चों? इनके बीच की दूरी R21 का वेक्टर। तथा इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा Q2 पर उत्पन्न वैद्युत बल क्या होगा हमारा? वेक्टर F21 यानी कि आवेश 1 के कारण 2 पर उत्पन्न वैद्युत बल, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर। यानी कि आवेश 2 और 1 के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम इसका वर्णन करेंगे और इससे प्राप्त बेटा इनका सदिशों का निरूपण का सूत्र ज्ञात करेंगे कि कैसे वैद्युत बल प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं प्यारे बच्चों हम? माना दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के स्थिति सदिश क्रम से R1 का वेक्टर व R2 का वेक्टर है। R1 का वेक्टर व R2 का वेक्टर है। तो आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश AB का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? OB का वेक्टर माइनस OA का वेक्टर। AB का वेक्टर बराबर OB का वेक्टर माइनस OA का वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? R12 का वेक्टर बराबर R12 का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? R12 का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R21 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? R12 का कैप, R12 का कैप बराबर R12 का वेक्टर अपॉन R12 के वेक्टर का मोड। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? R12 का वेक्टर बराबर R12, जहाँ R12 सदिश R12 वेक्टर का परिमाण है। क्या है बच्चों? परिमाण है। आवेश Q2 से, इसी प्रकार आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? BA का वेक्टर बराबर OA का वेक्टर माइनस OB का वेक्टर बराबर R21 का वेक्टर बराबर R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। इस सदिश के अनुदिश, इस प्रकार इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा प्यारे बच्चों? R21 का कैप बराबर R21 का वेक्टर बटे R21 के वेक्टर का मोड बराबर R21 का वेक्टर अपॉन R21। जहाँ R21
सदिश R21 के वेक्टर का परिमाण है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे इसमें, अब बेटा हम क्या करेंगे, आवेश Q2 के द्वारा, आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित वैद्युत बल F12 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन BA का होल स्क्वायर, यानी कि क्या बेटा, BA के अनुदिश, क्या है, BA वेक्टर के अनुदिश, BA वेक्टर के अनुदिश। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा F12 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, समीकरण नंबर 1। अतः F12 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 की क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। चूँकि R21 का कैप बराबर क्या होता है, R21 का वेक्टर अपॉन R21, परंतु R21 का वेक्टर बराबर R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। अतः R21 बराबर क्या होता है बच्चों, R1 का वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए F12 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 का वेक्टर माइनस R2 के वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, यानी कि आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर उत्पन्न वैद्युत बल का सूत्र प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित वैद्युत बल F21 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन AB का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा AB के अनुदिश, ये क्या होगा, AB वेक्टर के अनुदिश, इसकी क्या होगी बेटा, इसकी दिशा होगी। तो प्यारे बच्चों इससे हमें क्या व्यंजक मिलेगा, F21 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R कैप 12। इसको क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों हम, समीकरण नंबर 2। तो F21 का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। चूंकि R12 का कैप बराबर क्या होता है, यानी कि R12 का एकांक सदिश बराबर क्या होता है, R12 का वेक्टर अपॉन R12, परंतु R12 का वेक्टर बराबर क्या होता है, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। अतः R12 के वेक्टर का मोड बराबर क्या हो जाएगा, R21 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का मोड, इसके वेक्टर का मोड। तो इसलिए हमारा व्यंजक क्या प्राप्त हो जाएगा, F21 का वेक्टर बराबर F21 का, यानी कि आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर उत्पन्न वैद्युत बल क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर के मोड का क्यूब ब्रैकेट में R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। तो चूंकि R12 का कैप बराबर है माइनस R21 का कैप, चूंकि R12 का कैप बराबर है माइनस R21 का कैप। तो इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण
2 से F12 का वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस F21 के वेक्टर का। तो प्यारे बच्चों इस व्यंजक को हम क्या कर देंगे, एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे। तो आइए बच्चों इसकी परिभाषा देते हैं कि ये क्या मिला है हमें। अतः बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत बल F12 का वेक्टर बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत बल F21 के वेक्टर के परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति के विशेषक तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमारा पहले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यस क्लासेस पॉइंट को सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद।